मराठी नाटकों में, मराठी सिनेमा में अभिनेता रह चुका हूँ काफ़ी सालों तक। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता न हो, इसलिए ये थोड़ी खुद के बारे में जानकारी। कन्वीनर के तौर पे इस वर्ष का जो ये सिने टॉकीज़ का जो कार्यक्रम है वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो ज़्यादातर टेक्निकल बातें जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करना, आपके सामने अच्छी चर्चा पेश हो, इस लिहाज से जो कुछ ज़रूरी है वो करना, उस पर चर्चा करना। सो ये बैकस्टेज वाले जो काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा मैं लगा हूँ। और हमारे जो पेट्रन्स हैं जिनमें से दो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, विपुल शाह और भारती प्रधान जी, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस सेमिनार में बहुत अच्छे डिस्कशंस एक्सपेक्टेड हैं, जिनके बारे में शायद इनको पत्रिका दी गई है, सबको मिला है ना, शायद मिलेगा वो भेजा जाएगा आपको, जिसमें जो विषय है, क्योंकि 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन होने के बाद 14 तारीख को 3 सत्र होंगे, जिन 3 सत्रों में डिस्कशंस होंगे अलग अलग विषयों पर, और 15 तारीख को फिर से 2 सेशंस होंगे और शाम को कल्मिनेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और संस्कार भारती की तरफ से और एनएससी के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिनेकर्मी जो है वो इसमें सहभागी होंगे और उनके मन में जो सवाल होंगे उसके उत्तर भी शायद मिलेंगे, चर्चा भी अच्छी होगी। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो संस्कार भारती का उद्देश्य है स्व की तरफ जाना, यानी कि भारत के दृष्टि से जो चीज़ें या जैसी फिल्म हम लोग सोच रहे हैं वैसी फिल्म को लोगों के सामने लाना, इस पर चर्चा होगी। और शायद आगे चल के हमें और ज़्यादा फिल्में इस तरह से दिखेंगी, क्योंकि हमें किसी पर वर्चस्व दिखाना नहीं है, पर जगत गुरु कहा जाता है भारत को, भारत देश को। तो उसी लिहाज से हम फिल्म इंडस्ट्री में भी रहें, यही अपेक्षा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 दिनों में ये सत्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से चले और अच्छा इसमें अच्छी चर्चा हो। अब मैं चाहता हूँ कि विपुल जी और भारती जी भी अपना कहना आपके सामने रखें। वैसे मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगी जो बर्वे साहब ने कहा। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगी कि जो टॉपिक चुना गया है इस बार डिस्कशन के लिए, फ्रॉम वुड्स टू रूट्स, आई थिंक दैट सम्स अप एवरीथिंग, बिकॉज यू नो हम लोग इतना बांट चुके हैं ना। We have Tollywood, Mollywood, Bollywood, you know, we have so many woods. तो सबको अभी टाइम आ गया है कि सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और उसे ही भारतीय सिनेमा करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये टॉपिक चूज़ किया, बिकॉज इसी डिस्कशंस और चर्चा जो करेंगे इसी में आई थिंक विल बी एबल टू बहुत आगे जाना ज़रूरी है और जा सकते हैं ऐसे डिस्कशंस से। तो आई थिंक द टॉपिक वी हैव चोजन दिस टाइम इज एक्सीलेंट। सुनील जी, भारती जी, आप सब थैंक यू वेरी मच। आप सब यहाँ आए। बॉलीवुड शब्द से पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ है और ये बात हमारे सबसे आइकॉनिक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बार बोल चुके हैं और भी बहुत सारे मंचों पे इसका बहुत प्रखर तरीके से विरोध किया गया है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट मीडिया से है, अगर
आप इसे बॉलीवुड कहना बंद कर देंगे तो ट्रस्ट में ये बॉलीवुड शब्द खत्म हो जाएगा। और वो बॉलीवुड हुआ तो टॉलीवुड हुआ तो कॉलीवुड हुआ, ना ऐसा कुछ है, ना ऐसी कोई बात है। भारत का सिनेमा एक ही सिनेमा है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आज भी जब हमारे साउथ के मित्रों से बात करते हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हम तो बच्चन साहब की जो पुरानी पिक्चरें थी उसी को इंस्पिरेशन रख के हमारी फिल्में लिखते हैं और वो फिल्में इतनी सक्सेसफुल होती हैं। तो एक आज साउथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन वो देखिए आयरॉनिकली नंबर्स की बात कर रहे थे हम, अरुण जी ने भी ये बात का जिक्र किया, लेकिन पुष्पा 2 ने जो नंबर्स अचीव किए हैं वो सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर हिंदी में से आए। साउथ के नंबर्स उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होंगे पर हिंदी के नंबर रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो ये एक बात सिर्फ यही साबित करता है कि सारा भारतीय सिनेमा एक है, एंड दैट इज़ वाई वुड्स टू रूट्स इज़ द राइट थिंग। और बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी और बहुत जो नए हैं सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा प्रयत्न होगा। क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनमें बहुत सारे बहुत प्रखर नाम हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। वो अपने ज्ञान को जब लोगों के साथ बांटेंगे तो हमें लगता है कि जो नए लोग हैं जो सिनेमा में अभी आए हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे का होगा। और जब एक सिनेमा की कम्युनिटी में एक जागरण होगा तो धीरे धीरे पूरे देश में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये जो मूल आशय है ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत नेक आशय है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर हमें मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सिने टॉकीज़ हर साल ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए और एक जागृति पैदा हो, तो मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास होगा। थैंक यू। विपुल जी जिन कह रहे थे, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि मैं 50 साल के ऊपर आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, कई मैगजीन्स के संपादक, आई हैव बीन एन एडिटर ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्टार इन स्टाइल, मूवी मैगजीन, फिल्म स्ट्रीट जर्नल, आई मीन यू नेम name it, and I have edited Savvy, I have edited a lot of these magazines. लेकिन मैंने 50 साल में मैंने एक बार भी बॉलीवुड का नाम कभी लिया नहीं। आई हैव ऑलवेज कॉल्ड इट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी सिनेमा। टू दिस डे आई हैव नेवर यूज्ड द वर्ड बॉलीवुड, एंड आई जस्ट विश दूसरे लोग भी दे फॉलोड मी, इट वुड बी ग्रेट। पता नहीं अभी एक लड़ाई निरंतर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एग्जीबिटर है वो आर्टिस्ट नहीं है। उसको अपने थिएटर की सैलरी, एसी के बिल, प्रोजेक्शन को संभालना है, क्वालिटी संभालनी है, तो उसके लिए नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सेम इज़ विद कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव अ बिग मैंडेट। कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं तो उनको अपनी बैलेंस शीट्स का देखना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस ने पिछले एटलीस्ट 3 या 4 साल में ऐसी बहुत सारी कंटेंट बेस्ड फिल्मों को जिसमें बड़े नाम ना जुड़े हों, उसके बावजूद उन्होंने उन फिल्मों को बहुत सक्सेसफुल बनाया है और इससे बहुत दरवाजे खुले हैं, सबकी आंखें भी खुली हैं और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि कंटेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू गो फॉरवर्ड। और अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको कहूँ कि इसी साल एक बहुत छोटी फिल्म आई थी मुंजिया, और वो बहुत चली। वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम एक्टर था, एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, पर उसके अलावा टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे। उसके बावजूद उस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया। करेक्ट। तो वो एक बहुत बड़ा साइन बार बार हर साल लोगों को मिल रहा है। हमने जब केरला स्टोरी रिलीज की थी तो किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, या वैसे कश्मीर फाइल, बहुत सारी फिल्में हैं। तो धीरे धीरे लोग ये मानना शुरू कर चुके हैं कि कंटेंट का कोई ऑप्शन नहीं है।
और जब एग्जिबिटर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड फिल्में अनएक्सपेक्टेड नंबर्स कर रही हैं, तो फिर उनका भी झुकाव उधर आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि एक इतने सालों का पुराना सिस्टम है, उसमें से नए सिस्टम को जन्म लेने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा संघर्ष इनएविटेबल है। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम सब अलग अलग किस्म के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, क्या स्टारकास्ट होनी चाहिए, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, या भारती जी नहीं, या सुनील नहीं, सब पूरी इंडस्ट्री इस वक्त उस थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे का रास्ता किस तरफ है। तो बहुत अच्छी जगह पे है इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि अगर और 10 या 20 कंटेंट वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सर, आपको नहीं लगता इस पे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट टैक्स भी अगर कम हो जाए तो भी और डेवलपमेंट मिलेगा? क्या आप उनको भी फिल्मकार मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता इन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए सिटी टॉकीज 2024 में? देखिए, हर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन 2024 का एजेंडा फिक्स हो चुका है। मे बी नेक्स्ट एडिशन में ये मुद्दा आएगा। रहा सवाल एक्शन या वायलेंस या सेक्स का, देखिए इसका ना एक बड़ा अजीब रिलेशनशिप है। जब ऑडियंस देखती है तो फिल्म मेकर ये बनाता है, ऑडियंस देखना बंद कर दे, कोई फिल्म डायरेक्टर नहीं जाएगा उस तरफ, या कोई फिल्म निर्माता उस तरफ नहीं जाएगा। मैं पर्सनली किसी के ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं करता कि उस किस फिल्म निर्माता को क्या करना चाहिए या किस डायरेक्टर को किस टाइप की फिल्म बनानी चाहिए। इसमें वो सबका अपना स्वतंत्र अधिकार है, और हर इंसान वही फिल्म बनाने की कोशिश करता है जो उसे लगता है कि ऑडियंस बड़े नंबरों में देखेगी। और हकीकत ये है कि अगर ऑडियंस इस टाइप की फिल्में जो है वो अगर देख रही हैं, तो फिर वो फिल्म निर्माता या फिल्म निर्देशक गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह, क्योंकि ऑडियंस वो चाहती है। सेकेंड थिंग इज, हमारी फिल्मों में जितना वायलेंस हमारी फिल्मों में हम दिखाते हैं, कोरियन फिल्मों में अगर आप देखेंगे वायलेंस, तो आप शायद पूरा सीन देख भी नहीं पाएंगे, आंख बंद कर लेंगे। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ। अभी एक रिसर्च हुआ कि बोरीवली से चर्चगेट जाती हुई ट्रेनों में और वापस आती हुई ट्रेनों में आप देखते हैं अक्सर लोग फोन पे हेडफोन लगा के फिल्में देख रहे होते हैं, कंटेंट देख रहे होते हैं। तो एक सर्वे हुआ कि वो क्या कंटेंट देखते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 70% ऑडियंस कोरियन सिनेमा देख रहा था। तो उनको हमारा वायलेंस बहुत माइल्ड लगता है, उनको वो वायलेंस करेक्ट लगता है। तो अब आप बताइए कि अगर एक आदमी कोई रिवेंज की स्टोरी या वॉर की फिल्म बना रहा है, या कोई इंडिपेंडेंस रिलेटेड कोई फिल्म भी बना रहा है, तो वो वायलेंस को किस नजरिए से देखे? क्योंकि ऑडियंस तो अब कोरियन सिनेमा टाइप का वायलेंस देखना चाहता है। तो ये दुविधा, देखिए यही जो है ना, समाज और फिल्म मेकर के बीच में ये एक कम्युनिकेशन बनना चाहिए, ताकि वो हमें अच्छे से समझे, हम उन्हें अच्छे से समझें। और ये जो कड़ी है, इसमें सिने टॉकीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसे जब सिने टॉकीज जैसे अच्छे प्रोग्राम होंगे तो ये कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, कड़ियाँ जुड़ेंगी, तो फिर ये कंप्लेंट्स जो है फिल्मों से या वेब शोज से, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो नई जनरेशन के डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स आए हैं, जिनकी बहुत सारी अपब्रिंगिंग हॉलीवुड या इंटरनेशनल सिनेमा पे हुई है, उनका चॉइस है कि वो वही सिनेमा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर उनकी सोच उस ढांचे में कहीं ना कहीं ढल जाती है। बट यही सारे फिल्म मेकर थोड़े मैच्योर होते हैं और वो समझने लगते हैं कि भारत वो देश नहीं है, भारत में संस्कार, मर्यादा, इनकी बहुत वैल्यू है, और वो धीरे धीरे सब चेंज हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए और इस संवाद के लिए सिने टॉकीज जैसा प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित होगा हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए और समाज के लिए।
कहीं ना कहीं या इस तरह का ट्रेंड है जहाँ पे फिल्मों का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद कलेक्शन बढ़ा के बताया जा रहा है, ये एक ट्रेंड है। और इससे कई बार ऑडियंस भ्रमित होती है कि कलेक्शन अच्छे आए तो जाके पिक्चर देखते हैं, और कई बार इसलिए भी कलेक्शन बढ़ा के बताया जाए ताकि फिल्म अच्छी शायद बनी है नहीं बनी, वो सब पे पर्दा डाल देता है एक तरह से कलेक्शन, ये भी परसेप्शन हो रहा है। तो क्या इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है जैसे चाइना में प्रॉपर ट्रैकिंग होती है पर डे की, वैसा कुछ अगर सिस्टम आ जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, लोगों को पता भी चले कि वाकई में बजट कितना है, कलेक्शंस वाकई में कितना आ रहा है, एक क्लियर ऑडियंस को इमेज है, क्योंकि भ्रमित करते हैं कलेक्शंस, आजकल की कलेक्शन बहुत भ्रमित करते हैं और वो प्रॉब्लमैटिक है। मतलब ये भी विषय लिया जा सकता है, पर इस साल के सीरीज टॉकीज में नहीं। numbers game, I'm asking numbers game. नहीं, yeah, but the question that we are expecting is regarding cine talkies, क्योंकि still it is about entire cinema and the collections and the commercial aspects of it. So I think this can be kept as a topic in discussions when the seminar begins. But for today, we'll restrict it only to cine talkies. And if you have any questions about it regarding cine talkies, why it is being held, if you have not got the clarity, we can be clear about it. And any further questions are regarding cine talkies and the You Ayodhya said about Sanskar. discussing numbers game, that's why I asked. Numbers game. About Well, if you want, in fact, like I want his Yeah, reaction. okay. So Yeah, you can- let's answer this and then we'll again come back to cine talkies. देखिए, एक तो ये उम्मीद क्यों की जाती है कि सिनेमा का बजट पूरी की पूरी तरह फिल्म का बजट लोगों को पता होना चाहिए। आपको पता है कि कोई गाड़ी बनती है उसकी रियल कॉस्ट क्या है, आपको पता है कि कोई बिल्डर एक मकान बांधता है वो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, नहीं पता। हमें ये नहीं पता ना कि जो आपको लेस का वेफर बेचता है वो कितने में बनता है, हम उसकी रिटेल प्राइस पे खरीदते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है कि फिल्म मेकर को कि वो अपना बजट तो मार्केट में रखे, सो ये नहीं होना चाहिए। मैं इनफैक्ट इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि बजट के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वालिटी ऑफ द फिल्म पे डिस्कशन होना चाहिए, एक। और दूसरा, आपने कहा कलेक्शन को बढ़ा के दिए जाते हैं वगैरह वगैरह। देखिए क्या होता है, एक 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है और हर इंडस्ट्री में अलग अलग दौर में कुछ कमियां आ जाती हैं और वो कमियां बहुत जल्दी करेक्ट भी हो जाती हैं क्योंकि लोगों को रियलाइज हो जाता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 साल में ऐसी फिल्में बहुत थी जिसमें कॉर्पोरेट बुकिंग की या वो सारी बातें हुई, इस साल वो बातें बहुत कम हो चुकी हैं ऑलरेडी, आपको वो दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्री में आते ही कुछ गलतियां हो जाती हैं लेकिन लोग उतनी जल्दी उसे समझ लेते हैं और ठीक कर लेते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले 1-1.5-2 साल में ये खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मीडिया के लिए है, जब एक प्रोड्यूसर गलत नंबर देता है तो मीडिया उसे क्यों छापता है? मीडिया को नहीं छापना चाहिए। वेरी नाइस। मीडिया अगर गलत नंबर छापना बंद कर देगा तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस अपने आप खत्म हो जाएगी। अगेन ये बात जो अभी सुनील ने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सिने टॉकीज जैसे माध्यम के लिए कि नई जनरेशन को हम आज बताएं कि ये मत करना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये गलत है, आप अपनी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हो, अपनी इंडस्ट्री की रेपुटेशन का नुकसान कर रहे हो, तो इस रास्ते पे जाना ही नहीं। पर ये कहाँ से पता चलेगा लोगों को? तो सिने टॉकीज एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसमें जैसे पहला ही टॉपिक है इस साल में कि इस बॉक्स ऑफिस द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, उसमें ये एक सेगमेंट ऐड किया जा सकता है जिसके ऊपर ये डिस्कशन ज़रूर हो सकता है। और अगर ये होगा, अगर हम ये मुद्दा ऐड करेंगे और इस पर डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है काफ़ी यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा कि ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलो। भारती जी, मेरा सवाल आपसे मैडम, आपने लगभग 50 साल